होती, सिंगल वायर होती है। तो आप इस पे 3 फेज का भी लोड चला सकते हो, सिंगल फेज का भी लोड चला सकते हो। 3 फेज के इन्वर्टर पे सिंगल फेज का लोड चला सकते हो और 3 फेज का भी लोड चला सकते हो। बट कंडीशन ये है कि लोड आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब इसी एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर किसी के घर में 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है और उसका लोड 8 किलोवाट का है, बट दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसके पास 3 फेज का भी लोड होगा या उसके पास पूरा का पूरा टोटल 8 किलोवाट सिंगल फेज का लोड होगा। जब उसके पास सिंगल फेज का लोड है तो अपने को तीनों ही फेज पर बैलेंस लोड डालना पड़ेगा, यानी कि 3-3 किलोवाट, 2.5 किलोवाट सब पे बैलेंस करके डालना पड़ेगा, राइट। अगर अपने उसको बैलेंस करके नहीं डालेंगे तो एक फेज पे 8 किलोवाट नहीं दे सकते। कितना दे सकते हैं ये बात है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कितना दे सकते हो। जितने किलोवाट का इन्वर्टर है आपके पास, राइट, उतने किलोवाट से कम लोड उस पे आपने दे सकते हो, उसका आधा। जितने किलोवाट का इन्वर्टर है उसका आधा कर लीजिए, उस उसको दे सकते हैं अपने डिवाइड करके। मान लो उसका दूसरा केस और बताता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। अगर अपना 12 किलोवाट का इन्वर्टर है फॉर एग्जांपल, तो अपने पास 3 फेस है तो तीनों फेसों से डिवाइड कर दो। अप्रोक्स 4 किलोवाट का मान के चलते हैं कि 4 किलोवाट एक फेस पे दे सकते हैं, दूसरे पे 4 दे सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। अब सबको समझ में आ गया होगा कि 3 फेस वाले इन्वर्टर पे लोड बैलेंस कैसे करके चलना है। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि 12 किलोवाट एक ही फेस पे डाल दो, नहीं चलेगा। 6 किलोवाट एक पे डाल दो, नहीं चलेगा। आपको लोड बैलेंस डिवाइड फ्री बाई थंब रूल बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके चल लेना, वो काम करेगा। 8 किलोवाट का है, 8 को 3 से डिवाइड कर देना, तीनों पे इस पे उतना उतना लोड चलना चाहिए, वो काम करेगा, राइट। अब लोड वाले केस में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर इस पे कितना लोड चल सकता है और इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करना ही पड़ेगा, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो एक फेज पे 8 किलोवाट नहीं चला सकते। जैसे क्या होता है कि हाइब्रिड में दूसरे जो इन्वर्टर है ट्रांसफार्मर वाले, उनमें क्या होता है कि 3 इन सिंगल आउट होता है। तो आपके पास 3 फेज का इन्वर्टर है, ग्रिड आपकी 3 फेज की है, आप सीधा सिंगल फेज का 8 किलोवाट लगाओगे वो आउटपुट निकालेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, राइट। ये क्लियर हो गया सबको? राइट सर। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। देखो नो सर। सभी लोग ना पार्टिसिपेशन पूरा करो। केवल एक तरफ से एफर्ट दिया जा रहा है, अमित सर बोल रहे हैं, आप लोग प्रश्न नहीं करोगे, नहीं पूछोगे तो फिर नहीं होगा। देखो गलत ठीक है, पूछो लेकिन पूछ लो, पूछो जरूर। पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, समझ एटलीस्ट रहे हो? हम आपको सही तो जो बताए। हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करो। विपिन शर्मा और ये सर तरुण दिलीप बोल रहा और हूँ आप सर। लोग। हाँ सर बोलो। सर हाँ मेरा एरिया में कोई लगा नहीं है ये ट्रांसफॉर्मरलेस इन्वर्टर। अनग्रिड लग रहा है और हाइब्रिड एक लगा है खरिया रोड में, एक ही कस्टमर है और कोई नहीं, इधर कोई नहीं लगा है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी आपका जो डाउट है, जो आपने देखा है सुना है, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा होता है। सर मुझे एक बार प्लीज, तरुण बोल रहा हूँ सर, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, ये मुझे डिवाइडेशन का एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। सर जी लोड एक डाउट डिवाइडेशन का ऐसा जो। था। सर जी सुनिए ना। एक मिनट, लोड डिवाइडेशन दोबारा बताना है ना कि लोड को कैसे बैलेंस करके चलते हैं। ये सर, ये सर। हाँ ठीक है। लोड को आप ये ध्यान रखो कि जितने किलोवाट का इन्वर्टर है ना उसको 3 से डिवाइड कर लो। 12 किलोवाट फॉर एग्जांपल 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आता है कि 4। यानी कि आप पर फेस पे 4 किलोवाट का लोड चला सकते हो, 4 किलोवाट का मैक्सिमम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 20% प्लस माइनस मान के चलो, कोई इशू नहीं आएगा। बट आपको तीनों फेसों पे 4-4 किलोवाट का लोड चलाना पड़ेगा, तब जाके वो इन्वर्टर बैलेंस कराएगा। ऐसे नहीं है कि आप 10 किलोवाट एक पे डाल दो, 2 किलोवाट एक पे डाल दो, तो वो काम नहीं करेगा, राइट। सर जी हाँ जी। ये सर। अभी समझिए अगर किसी के यहाँ पे जो लोड आप बोल रहे सिंगल फेज का लोड है बराबर, हाँ तो राइट। उसमें अगर कस्टमर के यहाँ पे लोड डिवाइड कैसे करना, मतलब वायर अगर उसकी एक ही वायर वहां पे कनेक्ट है
ये काम वैसे तो इलेक्ट्रिशियन का है, जो लोकल इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कर देते हैं इसको, ओके। पर फिर भी बता हाँ देते हैं कि लोड की जो घर के अंदर वायर फिटिंग वगैरह कर रखी है उन्होंने, वायरिंग जो कर रखी है, बराबर। उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो उसको करना पड़ेगा कि उसके घर में एसी चल रहे हैं, एमसीबी पैनल से, हाँ एमसीबी पैनल से। तो एसी का लोड उसको अलग करना पड़ेगा। तो ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर उसके घर में 4 रूम का, तो 2 रूम का अलग करना पड़ेगा, 2 रूम का अलग करना पड़ेगा, ऐसे हेलो उसको सर। डिवाइड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुझे। सर मैं अंसार अहमद बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। हाँ जी सर, बताइए। सर जैसे कि मेरी नई ज्वाइनिंग है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर हमें कंप्लेन क्लोज के लिए जाना पड़ेगा, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई नए, क्योंकि नई ज्वाइनिंग है सर, तो उसके लिए हमें सर किस मतलब कोई हेल्प में रहेगा हमारे साथ? कस्टमर से नहीं, देखो सबसे पहले आप सभी जो जितने भी इंजीनियर या जो भी मेरे जो भी कलीग सुन रहे हैं, सबसे पहले ट्राई करो कि जो आपका काम है वो आप काम खुद पूरा करो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। आपकी कंप्लेंट है, आपको क्लोज करके आनी है। आप ये सोचते हो कि मैं जाऊंगा, मैं दूसरे के भरोसे किसी से बात करवा के कंप्लेंट क्लोज करूंगा, तो आप कभी भी इन फ्यूचर ये चीजें नहीं सीख सकते। आप बिल्कुल पहले, सर, आप आप मेरे, बिल्कुल राइट है, लेकिन सर जैसे कि अभी नई ज्वाइनिंग है, पहले दिन से हम 100% एकदम से वो श्योर नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ भी गई कि जो हमारे समझ में ना आ रही है। कोई बात नहीं, बात को पूरा करने दीजिए। आपकी नई जो नहीं है, लेकिन आप 3-4 दिन के बाद में होल्ड हो जाओगे या काम को जैसे पकड़ लोगे। जो हम्म। पुराने इंजीनियर हैं वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर कस्टमर से बात करो, आप मेरे से पूछो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, कस्टमर मेरे से ये मांगना चाहता है या ये जानना चाहता है, मेरे से पूछो, उसको सीखो और कस्टमर को समझाओ। जब आप किसी से समझ के कस्टमर को बताओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यस सर। वो इन फ्यूचर ऐसे केस होते हैं जो एक आधे केस में मेरे से बात करवानी पड़ती है या कोऑर्डिनेटर से या एक्सलेशन से, वो एक अलग केस है। वो यस सर। हाइपोथेटिकल इशू के बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है, उस पे होता है। लेकिन सभी ये ट्राई करो कि मैं खुद सीखूं, पहले किसी से भी सीख के लाऊं, जरूरी नहीं है मेरे से सीखना, कोऑर्डिनेटर से सीखो, किसी से भी खुद सीख के कस्टमर को आंसर करो। इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको किसी से भी इन फ्यूचर पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जब खुद अपने दिमाग से काम करोगे ना, तो किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। पहले खुद पूछो, फिर कस्टमर को बताओ। बिल्कुल सर। वृंदावन जी। वृंदावन जी। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। वृंदावन हाँ जी, जी। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं वही तो सेम ये है, तो नहीं। ठीक किसी है। का कोई प्रश्न है? हाँ, कोई अदर क्वेश्चन अगर है, क्योंकि अमित जी अभी हैं तो क्लियर कर लीजिए। इसमें आपके सत्यप्रकाश, शुभ्रांशु, दिलीप जी, सूरज जी सारे हैं, तो क्या रहेगा, जो आपका एक ग्रुप है ना, उसमें सारी डिस्कशन हो जाएगी एक साथ, ठीक है? क्योंकि कल को अगर ऐसा होता है तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर पाओगे आप लोग। सर अच्छा हुआ सर मीटिंग हुआ एक बार इसके ऊपर। कल कोई एक बात वेंडर ने पूछ रहा था कि सर बिना बैटरी में भी लोड चल सकता है। मैंने बोल दिया कि नहीं सर, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आप टेक्निकल सपोर्ट किसी से भी मांग कर कुछ कर लो, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल जानकारी नहीं है। अच्छा हुआ अभी कॉल पूछेगा तो बोल देंगे नहीं कि नहीं सर, एक्चुअली विदाउट बैटरी एक्चुअली में भी एक लोड नहीं चलेगा। नहीं एक्चुअली एक मार्केट में अलग कंपनी का आ रहा है, वो क्या है कि डायरेक्ट सोलर से दे रहा है, दिन में जब रहेगा प्रेजेंट वो दे रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। डाउट के लिए हम लोगों को, हाँ हम लोगों को परेशान करते हैं कि हमारा हाँ हाइब्रिड में हाँ। क्यों नहीं नहीं चलेगा। वृंदावन जी, यहाँ भी सेल्स वाले बोलते हैं कि बैकअप दे देगा। हाँ सेल्स वाले भी बोल देते हैं, जब बेचने के वक्त जो नहीं दे देते हैं। एक्सपो लगा हुआ था भुवनेश्वर में, तो सभी कस्टमर को बोल रहे थे कि बैकअप दे देगा वो बिना बैटरी का। डायरेक्ट बिना बैटरी से सोलर से डायरेक्ट चलेगा। आप लोग नहीं जानते, हमें डायरेक्ट बोल देते हैं। ओके, लेकिन आई होप आप तो सबका क्लियर हो गया होगा, ऐसा नहीं सर होना चाहिए इसका मार्केट में जो। कोई हेलो एप्लीकेशन होगा ना? नहीं कुछ नहीं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो। ये ऑलरेडी इन्वर्टर जो मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है सर? अलग अलग इन्वर्टर का अलग अलग होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर का पूछ सकते हो या मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। जैसे आप 3.3 किलोवाट का देखोगे तो मिनिमम आप 80 वोल्ट से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो इन्वर्टर को। मान लो इनकेस कहीं पे भी आपके पास 2 पैनल भी है,
या 3 पैनल है, अगर नहीं उसका नहीं सर, एसी साइड का बोल रहा हूँ, डीसी का नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एसी साइड का ग्रिड का वोल्टेज मिनिमम 170 से लेके 290 वोल्ट तक अपना इन्वर्टर काम करता है। अगर इनकेस थोड़ा बहुत 5 या 4 या 5% बढ़ाना भी होता है तो वो इंटरनली सेटिंग से बढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू। कुछ इन्वर्टरों पे डिस्प्ले के थ्रू बढ़ता है, कुछ इन्वर्टरों पे ऑनलाइन के थ्रू बढ़ता है। अच्छा, बढ़ा सकते हैं मतलब? बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो आप कहोगे कि सर मेरे यहाँ पे मान लो 292 आ रही है, हाँ 92 हाँ 292 वोल्टेज आ रही है, तो मेरा इन्वर्टर 90 पे ही काम कर रहा है, 290 पे, तो उसको हाँ 2-4 वोल्ट नीचे बढ़ाया जा सकता है। सर एक नुआपड़ा एरिया में एक कंप्लेन था, ऑनग्रिड का जो जेक्स मॉडल, जीटी मॉडल का वो नहीं चल रहा था। दिन में लाइन है, लाइन नहीं चल रहा था। मैं जाके देखा तो 140, 130, 160 भी आता है बीच बीच में। तो मैं बोला ये नहीं चल सकता, 200, 170 से ऊपर आएगा तो चलेगा। उसको देखो सेटिंग करके वो कम कर सकते हैं, 100 इनपुट कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो इन्वर्टर का एक क्राइटेरिया है, 170 से लेके 290 वोल्ट तक वो काम करता है, ठीक है। अगर इससे कम वोल्टेज या इससे ज्यादा वोल्टेज आ रही है तो आप कस्टमर को ये एडवाइस दे सकते हो कि सर आप डिस्कॉम से बात करके अपनी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करवाओ, क्योंकि जो नॉर्मल है, जो सर इसके आगे स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। हाँ स्टेपलाइजर सर्वो वाला लगा सकते हो, नॉर्मल स्टेपलाइजर नहीं लगा सकते आप। सर्वो एक मतलब कौन सा वाला स्टेबलाइजर लग सकता है? सर्वो का स्टेपलाइजर। ऑनग्रिड इन्वर्टर वो जीटी मॉडल का लगा हुआ है, ग्रीन कलर का इन्वर्टर। चाहे वो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हाँ वाला हाइब्रिड का इन्वर्टर है, उसके ऊपर आप सर्वो का ही स्टेबलाइजर लगवाना, क्योंकि उस इन्वर्टर में एक्सपोर्ट और इनपुट और एक्सपोर्ट दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर अपना इन्वर्टर एक्सपोर्ट करेगा तो भी उसको अपनी वो वोल्टेज को अपने आप मैनेज करेगा, और इन करेगा तो भी वोल्टेज को अपने आप मैनेज करेगा। तो अगर आप नॉर्मल स्टेबलाइजर इन्वर्टरों पे लगाते हो तो वो रिस्की है, उसको मत लगाओ, या कस्टमर को बोलो कि उसको मत लगाओ, आप सर्वो वाला लगा लो। मुझे पूछ रहा था, मैं वोल्टेज लो आ रहा है, वो वोल्टेज लो एरिया है वो उसका, वो नुआपड़ा में है। हाँ तो वहाँ पर ठीक है। लगवा दो। पूछो प्रशांत जी, क्या पूछ रहे थे? पूछो आप प्रशांत जी, पूछो। नेटवर्क एरिया में आओ, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क एरिया में आ जाओ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ एक लिथियम बैटरी था। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिए। हाँ लिथियम बैटरी था, उसका सेल सारा डाउन है और नया नया इंस्टॉल हुआ था, तो उसके सेल के लिए क्या करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए? लिथियम बैटरी का जो सेल है ना, उसको आप लेड एसिड बैटरी के साथ नहीं कर सकते हो। पहली बात तो उसके लिए अलग से डिवाइस आती है, रवीश जी अपने टेक्निकल पर्सन है, उनसे थोड़ा डिस्कशन करके ना वो आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे करना है वही बताएंगे, लेकिन नॉर्मल अपने जैसे लेड एसिड को चार्ज करते हैं वैसे नहीं होती है, ये कंफर्म है। नहीं सर, तो टेक्निकल से बात किए तो बोल रहे हैं कि वो 2025 से स्टोर यहाँ पे जब गया है तब से क्या और कहाँ था ये बैटरी, तो हम बोले कि और डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि ये वहाँ पे खराब है। तो मैं गया तो कंप्लेन भी था, तो बोले कि इसका सेल नहीं चल रहा है, मतलब सेल सारा डाउन था। तो उनसे बात बोले, फिर वो कुछ जवाब ही नहीं दिए। वो देखो, जो सेल होता है ना कंपनी का, जैसे मान लो सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सेल की बात कर रहा हूँ मैं बैटरी के सेल की बात नहीं, सेल की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने ये बोला ना कि 2025 का बैटरी था, तो अब जाके इसका मतलब सेल कैसे खराब हुआ है, तो आपने बोला होगा सर कि ये अभी नया लगा है, ये यही वहाँ पे प्रॉब्लम है, यही बोला होगा। हाँ तो सर। वो ये बोल रहा है कि जब ये 2025 से सेल आउट हुआ है तो अब जाके इसका कैसे हुआ है, यानी कि कंपनी से जब मटेरियल आउट होता है या सेल हो जाता है, जो कोई उसको परचेज कर लेता है,
तो उसके 3 या 4 महीने का टाइम होता है। अगर उसके बाद में उसकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लेट सेल में जाती है, अकाउंट होती है। तो रवीश जी ने ऐसा बोला होगा कि ये लेट सेल में है बैटरी, तो ठीक है। लेट ठीक है हाँ, सर, वो तो कुछ लेट में है। आपके कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर देना, वो इसके बारे में रवीश जी से डिस्कशन करके उसका करवा देंगे सोल्यूशन। नहीं रुपेश, मतलब, हाँ सर। कल निधि को मैसेज कर दो ये सारी चीजें, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये अलग पॉइंट है, और ठीक है। हाँ सर, सर एक ऑन ग्रिड में डीसीडीबी साइड का जो अर्थिंग है ना, हाँ, वो वाला न्यूट्रल और अर्थिंग कितना रहने से ओके रहेगा? एक्चुअली वो वाला एक कंप्लेंट अटेंड करने के लिए गया था, उसका वही अर्थिंग वाला सिचुएशन प्रॉब्लम था, रिस्टार्ट हो रहा था। तो उसको खोल के फिर मतलब थोड़ा टाइट वाइट करके कार्बन वार्बन साफ करके छोड़ दिया तो चालू हो गया था, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कोई बात नहीं, रिस्टार्ट का। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ग्रिड की साइड पे आप जैसे भी जाते हो, अपनी टेक्निकल टीम से बात करते हो, टेक्निकल टीम सबसे पहले आपको क्या बोलती है, हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए वो हाँ उसके बारे में बताता हूँ, फिर अर्थिंग के बारे में थोड़ा बता दूंगा, तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जी सब जी। मिनट के लिए अच्छे से सुनना। आप जैसे ही ऑन ग्रिड की कंप्लेंट या हाइब्रिड की कंप्लेंट पे जाते हो, सबसे पहले एसीडीबी डीसीडीबी का फ्रंट खोल दिया, साइड में रख दो। उसके बाद में अपना जो भी टेक्निकल पर्सन आपके एरिया का होगा, उसके नंबर पे आप एसीडीबी डीसीडीबी मॉडल स्टिकर, और डिस्प्ले में अगर डिस्प्ले आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम, डिस्प्ले का वीडियो उसको भेज दो कि सर मैंने आपको ये चीजें भेज दी हैं, अब आप देख के बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपके 70% केस जो है वो उसको देखने से ही सोल्व हो। जहांगीर सर जी, वो एफ हेलो। सुनिए सर, F34 का प्रॉब्लम क्या है? एक सिस्टम 8 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें F34 एसी ओवरलोड फॉल्ट आ रहा था। हेलो। आपको आपको भी टाइम कम लगेगा, वो उसको देखना चाहता है कि लीकेज के केस में अगर आप नेगेटिव टू अर्थ की वैल्यू नोट करके किसी पेपर में या व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करते हैं उस तरह से रिटर्न करके दे दोगे, वो एक्चुअल सर एग्जैक्ट सर वैल्यू कितना रहने से मतलब प्रॉपर रनिंग रहेगा? आ रहा हूँ आ रहा हूँ नेगेटिव से न्यूट्रल। हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, सुन लो। जी। रिटर्न में नहीं देना है, आप डायरेक्ट वो बोलता है कि सर 2 मिनट रुको, मैं आपको अभी वीडियो डाल देता हूँ, या वो आपको मैसेज करेगा कि मुझे वोल्टेज वीडियो चाहिए। तो आपको क्या हाँ करना है, उसमें इन्वर्टर, अगर आप डीसी साइड का वोल्टेज वीडियो ले रहे हो तो MC4 हाँ कनेक्टर इन्वर्टर को बंद कर दो, MC4 कनेक्टर बाहर निकाल लो। बाहर निकाल के जितनी भी स्ट्रिंग लगी है, मैं एक स्ट्रिंग का 4 एग्जांपल बता रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जितना आपका वोल्टेज आ रहा है वो दिखाओ, पॉजिटिव टू जितना वोल्टेज आ रहा है वो दिखाओ, और नेगेटिव टू अर्थ जितना वोल्टेज आ रहा है वो दिखाओ, और लास्ट में इन्वर्टर का सीरियल नंबर दिखा दो कि सर ये इन्वर्टर का सीरियल नंबर है और इस पे इतनी इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। हाँ अब वैल्यू हाँ कितनी कितनी आती है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वो बता रहा हूँ। मान लो आपके पास कोई भी इन्वर्टर है और डीसी साइड से आप किसी का वोल्टेज चेक कर रहे हो, वो पहली बात तो किसी सर्किट में नहीं आना चाहिए। सर्किट में है तो सर्किट को क्लोज करो सबसे पहले। क्लोज करने के बाद में पॉजिटिव टू नेगेटिव का अगर फॉर एग्जांपल के साथ 100 वोल्ट आ रहा है, तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव 95 वोल्ट आना चाहिए, और नेगेटिव टू अर्थ 5 या 5 से कम आना चाहिए, और वो भी स्टेबल नहीं आना चाहिए। अब इसमें 2 चीजें हैं, कम और स्टेबल। तो जब भी कभी अच्छी अर्थिंग की सर आपकी आवाज कट गई, दोबारा से बोलना ही। हेलो सर। 5 वोल्ट और उससे कम और स्टेबल नहीं आना चाहिए, उसकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अभी फिर से बता दूंगा।
अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम रहने से रिस्टार्ट होगा बार बार? नहीं, अगर ये वैल्यू है तो इन्वर्टर में मतलब अपने डीसी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इन्वर्टर की तरफ देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो आ रहा था न्यूट्रल से अर्थ 15 वोल्ट अप एंड डाउन हो रहा था। हाँ, 15 वोल्ट आ रहा था तो फिर वो कोई ना कोई लीकेज करंट का इशू है उसमें। आपकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है इससे आप 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। मान लो आप ज्यादा करोगे तो नेगेटिव टू अर्थ की वोल्टेज 5 प्लस और 5 माइनस करके चल लो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो अलग अलग एरिया में ये डिपेंड करता है उस पे मेटल कौन सा लगाया आपने, अर्थिंग कैसे की है, वहां पे कब जो पाउडर वगैरह एक्चुअली ये सस्ते के चक्कर में सब लोहे का पकड़ा देते हैं, ये इशू हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना। फिर दूसरा उसकी डेप्थ कितनी है, और तीसरा कि वहाँ का सोयल कैसा है, कि उसकी एक्टिविटी कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, तो वो चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो अपने 5 वोल्ट को ऊपर नीचे मान के चलते हैं, वो इतना कंसीडर कर लेते हैं। इसी ऐसे ही एसी की साइड में फेज टू न्यूट्रल पहले आप डिस्कनेक्ट कर लो, का सर्किट लगा हुआ है वो कनेक्टर 0.3 रहेगा, वो वाला तो चलेगा। हो गया क्लियर? सर विपिन बोला था मैं, वो सर उस लेवल उस हिसाब से भी हो सकता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन आ रहा है 3 फेज या 1 फेज, उसकी न्यूट्रल की उससे भी तो हो सकता है सर कि जो अर्थ वोल्टेज ज्यादा आ रही है। नहीं देखो, अर्थ की वोल्टेज अगर ज्यादा आएगी तो फिर तो बता देगा ना उस केस में। मान लो वही चीज मैं अभी बता रहा था, अभी आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा 2 मिनट का। एसी साइड से जब आप वोल्टेज का वीडियो लेंगे तो सबसे पहले इन्वर्टर से उसको डिस्कनेक्ट करेंगे सर्किट से, यानी कि कनेक्टर लगा हुआ है एसी पावर कनेक्टर या प्लग बोलते हो, जो कुछ भी बोलते हो, उसको क्लोज करो सर्किट क्लोज करने के बाद में आप फेज टू न्यूट्रल की वोल्टेज चेक करोगे। ठीक है, मान लो ये आएगी 240, बहुत ज्यादा रेयर केस में होता है तो 200 से कम आती है, या 240 से बहुत ज्यादा ऊपर आती है, बहुत रेयर केस में। उसके बाद में फेज टू न्यूट्रल का वोल्टेज चेक करोगे, फिर आप फेज टू अर्थ का वोल्टेज चेक करोगे, तो वो आपका वही है कि अगर आपका 200 वोल्टेज आ रहा है मान लो इन केस, तो आपके पास में 190 वोल्ट आना चाहिए वहां पे। अगर 190 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपका अर्थिंग कहीं ना कहीं लूज है, नहीं बन रही है। और जो न्यूट्रल टू अर्थ वैल्यू है वही 5 या 5 से कम आनी चाहिए और स्टेबल नहीं है। तो मेन जो वोल्टेज है वो नेगेटिव और न्यूट्रल को सकते हैं। और अगर वैल्यू बढ़ के आती है, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो वैल्यू बढ़ के आती है तो दो रीजन हो सकते हैं इसके। देखो, अगर आप अर्थिंग में पहले जाएंगे कि अर्थिंग लगा हुआ है आगे बताए तो एक हाइब्रिड सिस्टम लगा है 5 किलोवाट का। म्यूट कर लो एक। हेलो सर नमस्ते। माइक को म्यूट कर लो, माइक को म्यूट कर लो। हाँ, तो उस केस में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका अर्थिंग वीक होगा, डिपेंड करता है कि आपकी अर्थिंग की वायर कौन से मेटल की है और उसका साइज क्या है। अगर वो चीजें सब क्लियर है तो फिर अपने जाएंगे ट्रांसफार्मर की तरफ, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लगी हुई वाइंडिंग है, चेपिंग है, उसमें जो लगा हुआ न्यूट्रल का है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपका ट्रांसफार्मर, आप ये चीज पहले वाली चीज जो अपने अर्थिंग वगैरह वायर का साइज वो क्लियर है, तो फिर अपने जाते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। अगर ट्रांसफार्मर ओल्ड है तो फिर अपने उसको कह सकते हैं इसकी चेपिंग खराब हुई होगी। लेकिन अब पैन इंडिया में लगभग ट्रांसफार्मर जो है वो नए केस में आ गए, तो ऐसा केस मुझे भी बहुत रेयर मिलता है कि ट्रांसफार्मर की तरफ से इशू आए। इशू अपनी तरफ से होता है, या तो अपने वायर का साइज कम लगा हुआ होता है, या वायर अच्छे मेटल का नहीं लगा होता है, मेक उसका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एसपीडी अच्छे मेक की नहीं लगी हुई है, लोकल एसपीडी लगी हुई है, या फिर अपने सोइल की रेजिस्टिविटी नहीं बन रही, आपने वहाँ पे कुछ हो रहा है, पाउडर वगैरह नहीं डाला है, तो ये सब चीजें उसको उसके अंदर कंसीडर करती है। कोई तो ऐसे तार लगा के ऊपर डाल देता है, उसका कहता है सर वोल्टेज नहीं आ रही, हम पूरा पूरा दिन खोजते रहते हैं उसको साइडों पे, और फिर जाके पता चलता है कि ये तो सीधा वायरिंग था। तो ये चीजें थोड़ा कस्टमर को बातों बातों में पूछ लेनी चाहिए, गड्ढा कितने
डेप्थ का किया है, वो कस्टमर ये अपने को बता देता है कि सर जब हमने यहाँ अर्थिंग करवाई थी तो हमें इतना टाइम लग गया। तो नॉर्मल सी बात है, एक गड्ढा करेंगे 2-3 मीटर का तो 2-3 घंटे का 3-3 घंटे का टाइम लगता है, और 3 घंटे करेंगे तो पूरा दिन लग गया। तो अपने को उसी से अंदाजा लग जाता है कि हाँ इन्होंने अर्थिंग करवाई तो डेप्थ में है। अब उसमें डाला क्या क्या है वो बातों बातों में बता देगा आपको। कितनी बड़ी प्लेट लेके आए थे, आप अपने देखो उसको वापिस चेक तो कर नहीं सकते, गड्ढे को फिर दोबारा खोद के तो कर नहीं सकते, तो वहीं से अपने को पता लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये केस थोड़ा सा ध्यान रखना। और किसी का अदर क्वेश्चन? अरे F34 का क्या इशू, मतलब एक सिस्टम में F34 आ रहा था। 34? हेलो, F34 एसी ओवरलोड फॉल्ट आ रहा था। एसी ओवरलोड फॉल्ट, देखो इस केस हाँ। में आपको एसी साइड से जो कस्टमर की वायरिंग होती है ना, हाँ। एसी से लेके मीटर तक कहीं ना कहीं बर्निंग ही मिलेगी। पहला ये चेक करना है कि अगर उस वायर में बर्निंग होगी, एसपीडी में बर्निंग होगी, एमसीबी में बर्निंग होगी, तो अपनी कहीं ना कहीं वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा तो इन्वर्टर के पास जितना वोल्ट करंट आना चाहिए वो करंट नहीं आएगा। तो ये केस हो सकता है। अगर ये केस नहीं है तो फिर इन्वर्टर के अंदर सेंसर लगे होते हैं एम्पियर मीटर वाले, जो एम्पियर को चेक करते हैं, वो फॉल्ट हो। हेलो हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी क्वेश्चन कीजिए, आवाज आ रही है। ये बताइए, ये टर्निंग आप बताए ना, टर्निंग मतलब क्या, हम नहीं समझ पाए। एक बार फिर से, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। बर्निंग शब्द आप बोले सर, वो हम नहीं समझ पाए, बर्निंग क्या चीज है? बर्निंग मतलब जला हुआ, कुछ ना कुछ चीज जल गया होगा। जी ठीक सर। सर एक हेलो? इन्वर्टर है हाइब्रिड 5 किलोवाट 3 किलोवाट का तेजस, तो सर उसमें जब अभी हमने लाइट से चार्ज कर रहे हैं तो लाइट से चार्ज नहीं हो रहा है, वो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है? नहीं सर, लाइट चार्ज नहीं करता, 2 मिनट चार्ज करता है उसके बाद बंद हो जाता है चार्जिंग। बैटरी की सेटिंग करवाया उसमें आपने? नहीं सर, सेटिंग नहीं कराई है। हाँ तो देखो, जैसे आप दूसरे इन्वर्टरों पे बैटरी की सेटिंग करते हो ना, जी वैसे इन्वर्टर में भी बैटरी की सेटिंग होगी, वोल्टेज की सब चीजों की सेटिंग होती है इसके अंदर। देखो पहले अपने माइंड को सेट कर लो कि कोई भी डिवाइस एक्टिव होने से पहले उसके अंदर सेटिंग जरूर होगा। अगर कोई सर वो बैटरी का जाएगा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। ये सर निर्मले बोल रहा हूँ, कल बात हुआ था सर आपका सर। एक्चुअली सर ये मुझे जानना चाहता हूँ कि सर ये जो कंसेप्ट है अभी हाइब्रिड सिस्टम का, ट्रांसफार्मर लेस का सर, उसका कुछ वीडियो दे सकते हैं तो अच्छा होगा सर। कल जिससे बात हुआ था आपका सर, जो लोड और मेन चीज का डिफरेंस में अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आज तक सर जो अनग्रिड अपग्रिड लगा रहा था वो तो कर चुका हूँ सर, वो तो एक्सपीरियंस भी है सर थोड़ा बहुत। बाकी इसमें ऐसे कुछ करवाइए कि जो कि कस्टमर को मैं सफर कर सकता हूँ सर, क्योंकि ऐसे से ट्रांसफार्मर लेस मेरा तो एक है, ऐसे भी 4-5 कंज्यूमर का भी जो भी अभी लाइन बात नहीं कर पा रहे हैं, बट वहाँ उनका भी सेटअप बंद होके पड़ा है सर। हाँ कोई बात नहीं, अगर सेटअप बंद होके पड़ा है तो इस बारे में कुछ वीडियो तो भी दे सकते हैं, अदरवाइज कनेक्शन कुछ है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज आपका जो कुछ क्या कर सकता हूँ कि कंज्यूमर सर्टिफिकेट का लाइन कंटिन्यूटी हो पाएगा सर, उसमें कुछ हेल्प कीजिए सर। आप बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, ठीक है सर मुझे पता नहीं है, बाकी मैं कैसे करवा सकता हूँ और यूटीएल का जो इन्वर्टर लगा हुआ है, अभी लगा चुका हूँ, उसके कैसे रन अप करूँगा, ये थोड़ा गाइड कीजिए सर मुझे। देखो उसके लिए वही बता रहा हूँ ना, देखो अगर कस्टमर जो है, जो इन्वर्टर लग रहे हैं उस पे अब कस्टमर कौन सी बैटरी और कितने वोल्ट की, कितने एच की, कौन सी बैटरी लगा रहा है, लिथियम लगा रहा है, लेड एसिड लगा रहा है, कौन सी लगा रहा है, तो उस अभी सर उनका लिथियम आयन का 51.2 का बैटरी है और 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो ट्रांसफार्मर लेस वाला। कल आपको जो फोटो शेयर किया था सर, छोटा वीडियो भी शेयर किया था, आप जो बोल रहे हो कनेक्शन बोल रहे थे, तो उस बारे में बोल रहा हूँ सर।
सर हेलो 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 थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ गया है उनको, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा, वेट करो थोड़ा। सर शुभ्रांशु से डिस्कनेक्ट हो गया है, वो ज्वाइन कर रहा है, थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, वेट करो थोड़ा, नेटवर्क का दिक्कत होगा ना, वेट करो थोड़ा। हेलो हाँ सर हेलो आवाज हाँ आ सर, रही अमित है? सर है ना सर? आ रही आवाज। सर एक सिस्टम है सिग्मा का 324 है। सर मेरा ये क्लियर कर सकते हैं सर पहले? सिग्मा नहीं, सिग्मा ट्रांसफार्मर वाला हाइब्रिड इन्वर्टर है, मैं ट्रांसफार्मर लेस कर। ट्रांसफार्मर लेस की बात करो केवल अभी, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक हाँ, ठीक। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जो हमारा है उसकी बात होगी अभी केवल। जिसको वीडियो चाहिए तो उसका क्लियर हो गया ना, जो बोल रहा था मुझे वीडियो चाहिए। हाँ हाँ बोलो, किसी का कोई प्रश्न है? ट्रांसफार्मर लेस अमित जी, रेटिंग जो है। हाँ गुड जी, हाँ मॉर्निंग। बोलिए। सर वो वीडियो मिला नहीं सर अभी मुझे। किस चीज का वीडियो? विजय पांडे, अपना माइक ऑफ हेलो करो। हेलो 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 सर, हाँ सर नमस्कार। बोल रहा था हेलो। सर, ये जो बोल रहे थे उसको सेटअप हेलो को सर, कैसे लिपू रनिंग बोल रहा हूँ करवाऊंगा? सर। एक हेलो पर्सन बोल, एक पर्सन। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर हाँ निर्मल के। हाँ जी, हेलो सर, सर उसको नमस्कार। कैसे रनअप करवाऊंगा सर, वही पूछ रहा हूँ सर। मैंने आपको बताया ना कि आप एक इन्वर्टर पे जाकर रन करो, फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप नहीं सर नेक्स्ट वो क्या, सेटअप भी कर सकते हो। वो तो सर मैं इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ सर, आपको वीडियो भी भेजा था सर एक्चुअली। कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने नहीं देखा होगा या कुछ मिस्टेक रह गया होगा, तो एक बार फिर से रिमाइंड करवा देना, मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। नहीं सर, एक्चुअली वो जो लोड और जनरेटर और एक जो ग्रिड वाला जो है सर, वही कल जो बात हुआ था सर। उस केस में मैं आपको 15 मिनट तक समझाता रहा हूँ, अगर जो कल केस हुआ मुझे याद हो तो। हाँ सर, अभी हाई भेजा हूँ सर आपको अभी इस केस में सर। हाँ, तो मैंने आपको 15 मिनट तक समझाया उसमें कि हाँ आप हाँ लोड सर, आप वाले मुझे पॉइंट समझाए पे लगाइए। सर, आप मुझे समझाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपका जो समझा रहे हैं सर, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, तो तो इसलिए अभी क्या कर पाऊंगा वही मैं पूछ रहा हूँ सर। देखो, जो घर का लोड चलाना है उसको आप पहले चलाइए। इसके जो लोड वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना नीचे, इन्वर्टर के नीचे देखो लोड लिखा हुआ है, आप अपने घर का सारा लोड वहीं डालिए बस। सर मेरा तो जो लोड वाला बोल रहे हैं मेन स्विच में ही तो लोड पूरा जा रहा है सर, वही पुराना घर है, मेन स्विच से ही जो मीटर से मेन स्विच आया है, मेन स्विच से पूरा तार गया है हर स्विच बोर्ड को सर, हर स्विच बोर्ड को गया है, वहां से जो भी कनेक्शन है वो सब कनेक्शन हुआ है। तो लोड कहाँ रहा और ये मेन स्विच का क्या रहा मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ लोड और मेन स्विच एक ही है, मुझे लग रहा है सर एक्चुअली ये। भाई आप ऑफ ग्रिड में काम किए हो कि नहीं ये बताओ पहले। सर ऑफ ग्रिड में आप काम किए हो? हाँ सर, किए हूँ सर। ऑफ ग्रिड की वायरिंग कैसे होती है? अपग्रेड का वायरिंग ऐसे होता है सर, जब करंट चले जाता है उसका जो कुछ टेम्पररी लोड रहता है उसको अलग हाँ लाके हम इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करवाते हैं सर। हाँ, बस सेम ये इस उसमें भी, इस इन्वर्टर में भी वही वायरिंग होती है, ठीक है। लोड वाले पॉइंट में आप बिल्डिंग की लोड का कनेक्शन जोड़ दोगे, ठीक है। सर उनका घर का टोटली सर 3 किलोवाट बिलो 3 किलोवाट तो लोड है सर। कस्टमर को आप समझाओ ना, कस्टमर को बोलो भाई वो अपनी वायरिंग सेपरेट कराएगा, अलग कराएगा। अमित सर, हेलो। हाँ राइट।
सर क्या मैं सर ये हाँ, एक मिनट हाँ सर बोलिए। जो ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है सर, तो इसको हम सोलर से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या दिन में? नहीं, वो बता चुका हूँ मैं पहले। आप डायरेक्ट सोलर से यूज करना है तो या तो आपको ग्रिड चाहिए, प्राइमरी में कुछ ना कुछ चाहिए, बैटरी या ग्रिड। जैसे अभी मतलब दूसरे कंपनी के जो इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें मतलब डीलर डायरेक्ट सप्लाई करा के चला रहे हैं सोलर से। हेलो आमिर सर, हेलो। बिना बैटरी के तो चलता नहीं होगा। हेलो, डाउट हमारा वही है कि कई कंपनियां हमें ऐसे इन्वर्टर दे रही हैं जो डे टाइम में हम डायरेक्ट लोड चला रहे हैं, मतलब विदाउट बैटरी विदाउट ग्रिड। भाई यहाँ तो नहीं चल पा रहा क्योंकि बर्नर हम भी लगा रहे हैं। नहीं, अगर हो सकता है वो झूठ बोल रहे होंगे, एक बार कंफर्म कर लीजिए, तो साइड विजिट कर लो ना। लोड नहीं चला सकते हैं। 20%, अभी 30% या तक ऐसे 50% किसी लोड चला मोटर में सकते नहीं हैं। है। ओके मैंने वारी भी देख लिया, टाटा भी देख लिया, नहीं, वो झूठ कई बोल रहे होंगे, थोड़ा देख लीजिए। भाई कंपनियां लगाई अरे हैं। रिलैक्स भाई, मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ आपको। सर्वोटेक का इन्वर्टर है, सही बोल बीच रहा में है। बीएफडी वगैरह तो नहीं लगा रखी। एक मिनट भाई, रिलैक्स हो जाओ। हाँ जी सर, अमित सर। सर्वोटेक कंपनी का आता है, वो डायरेक्ट चल जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है वो। हाँ बाकी अपना जो डे वाला मॉडल आता है यूपीएल में जो आ रहा है, ये नहीं चलता है। हाँ, ये नहीं चलेगा, राइट। ठीक है सर, ठीक। हेलो अमित जी। हाँ जी। सर ये इन्वर्टर में जो एमपीपीटी शॉर्ट होता है वो किस चीज में, मतलब किस चीज क्या होता है तो एमपीपीटी शॉर्ट हो जाता है? और ये नए जो प्रो सीरीज के इन्वर्टर है, अभी मेरे पास 4 पाता है, 1 मिनट भी नहीं चल रहा है, एमपीपीटी शॉर्ट हो रहा है। देखो, एमपीपीटी शॉर्ट होने के और ना एमपीपीटी शॉर्ट होता है तो उस टाइम पे एमसीबी ट्रिप करते हैं तो ये बर्निंग क्यों हो जाता है? हेलो। एमपीपीटी शॉर्ट होने के ना 2-3 रीजन है। ठीक है, देखो, या तो एमपीपीटी में अगर आउटर साइड से मान के चले तो अगर आपने इन्वर्टर पे डायरेक्ट डीसी दी है, या निकाल रहे हो या दे रहे हो, डायरेक्ट दे रहे हो, या वोल्टेज ऐसे मान लो कि वोल्टेज में अगर डायरेक्ट फ्लक्चुएशन आएगा ना तो आईजीबीटी को हिट करता है वो उस केस में। मान लो आप कभी साइड पे जाओगे, देखोगे, आपने जैसे ही MC4 कनेक्टर बाहर निकालने की ट्राई की ना तो कभी कभार क्या होता है कि वो बर्निंग जैसा कुछ दिखता है, फायर वगैरह होता है उसमें। देखा है ना, कई केसों में देखा होगा आपने। तो अगर किसी केस में वोल्टेज आईजीबीटी को ज्यादा मिल जाती है तो उस केस में फिर वो सीधा डायरेक्ट या तो उसके अंदर हिट करेगा, हिट करते ही जैसे ही वो हीट पकड़ेगी या तो वो शॉर्ट हो जाएगी या वो डैमेज हो जाएगी। एमसीबी की ट्रिप करने के टाइम पे बर्न हो जाती है। ये प्रो सीरीज में भी मेरा 3-4 इन्वर्टर ऐसा है जो 1 मिनट भी नहीं चला है, सिस्टम ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं हुई तो एमसीबी का मेक चेंज कीजिए, लोकल एमसीबी। ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे ट्रिप करते हैं कोई डीलर जाके तो बर्न क्यों हो जाता है एमसीबी? अगर इन्वर्टर का बर्निंग हो जाता है पूरा। हाँ बिल्कुल, आप उस केस में फ्यूज बार नहीं निकाल सकते हो। अगर जैसे फ्यूज निकालोगे ना तो वो सर्किट क्लोज होता है उस टाइम पे। क्लोज सर्किट से अगर आप फ्यूज बार, आप MC4 सीधा डायरेक्ट बार निकाल सकते हो। हाँ, वो तो हम वही करते हैं। हाँ, अगर आपको इन्वर्टर डेड मिलता है, किसी केस में अगर आपको इन्वर्टर डेड मिलता है, आप जैसे साइड पे जाते हो, आपने देखा कि इन्वर्टर डेड है, उसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है, आप उस केस में फ्यूज मत निकालो। हाँ, वो तो पता है, हम MC4 कनेक्टर ही निकालते हैं। हाँ, MC4 कनेक्टर डायरेक्ट निकालो, उसके बाद में अगर चेक कर लो तो है या नहीं है तो आप चला सकते हो। ये सर्किट की वजह से वहां पे बर्निंग के चांस होते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ हेलो सर, हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा है। बिल्कुल। हेलो
हाँ जी, हाँ सर जी। मेरा हेलो हाँ जी, बोलिए, आगे क्वेश्चन पूछिए, बस हेलो छोड़िए आप। सर मैं लिपि बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मेरा कहने के बाद ये जो टेक सपोर्टर है ना, हमारा पूरी बात नहीं सुन रहा है तो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वो बार बार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वृंदावन से वो सत्य प्रकाश को और शुभ्रांश को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो पूरी बात नहीं सुन रहा है, 1 मिनट भी बात नहीं सुन रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो दिक्कत आ रहा है हमको काम करने में। कौन आपकी पूरी बात नहीं सुन रहा? मैं तो टेक सपोर्ट को कॉल कर रहा हूँ तो पूरी बात भी नहीं सुन रहा है। हमारा बात क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बार बार। इसके लिए अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करो। लिपू महाराणा यार, तुमको कौन सा प्रश्न कहाँ पूछना है तुम्हें ये नहीं पता है क्या? ये ऐसे प्रश्न मैनेजमेंट से रिलेटेड अपने कोऑर्डिनेटर और अपने एस्केलेशन मैनेजर से पूछो ना। यहाँ क्यों टाइम वो कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो? ऐसे फालतू के प्रश्न यहाँ मत पूछा करो। ऑन ग्रिड का कोई प्रश्न है, हाइब्रिड का प्रश्न है, वो करो। कंप्लेन कर रहे हो यहाँ पर। किसी का सर हाइब्रिड का ट्रांसफार्मर लेस का कोई प्रश्न है, वो पूछो। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हेलो सर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जैसे ग्रिड देते हैं तो ग्रिड देते ही वोल्टेज क्यों बढ़ जाता है? देखो, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ग्रिड साइड से वोल्टेज हर टाइम पे बढ़ेगा। अगर सर वो वोल्टेज ग्रिड तभी वो एक्सपोर्ट करेगा। देखो, पूरी बात को सुना करो, बीच में मत बोला करो। मैं पूरा थ्योरी बताता हूँ आपको, ए से लेके जेड तक बात बताता हूँ, ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे। अगर मैं बोलता हूँ बढ़ेगा 10 वोल्टेज तक बढ़ेगा, तो आप हर एक साइड पे जाओगे, फिर कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, देखो, सभी ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ग्रिड साइड से 10 या 12 वोल्टेज बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। वोल्टेज रूल होता है, वोल्टेज का जो फ्लो है वो हाई से लो की तरफ जाता है, राइट। अगर आपने 220 वोल्टेज इन्वर्टर को दी है और इन्वर्टर भी 220 वोल्टेज देगा, तो वोल्टेज जो है वापस एक्सपोर्ट नहीं करेगी, वहीं इन्वर्टर के पास रुकी रहेगी। ठीक है, उसको वापस एक्सपोर्ट करने के लिए वोल्टेज इन्वर्टर अपनी वोल्टेज को 10 या 12 वोल्टेज बढ़ा देता है कि भाई मेरे पास अगर 220 आ रही है तो मैं 232 निकाल के दूंगा, तभी 32 से 20 की तरफ वोल्टेज जाएगी। अगर वो 20 रहेगी तो नहीं आ पाएगी। यही केस बनता है जब आप जाते हो कस्टमर के पास। कस्टमर बोलता है कि मेरे आपके इन्वर्टर में तो 100 यूनिट दिखा रहा है कि इसने बना दिए हैं इतने दिन में, और मेरे नेट मीटर पे सिर्फ 10 यूनिट ही आए हैं, तो बाकी 90 यूनिट कहाँ गए? यही सेम क्वेश्चन उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका भी आंसर सेम है। जब इन्वर्टर ऑन ग्रिड हो चाहे हाइब्रिड हो, जब इन्वर्टर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो लोड को देता है, क्योंकि लोड के ऊपर सबसे कम उसको वोल्टेज की नीड होती है कि यहाँ पे वोल्टेज सबसे पहले देनी है। जबकि नेट मीटर पे वोल्टेज ज्यादा होता है, तो जो कम वाले वोल्टेज पे होता है तो वोल्टेज वहां पहले जाता है लोड के पास। अगर लोड ने बचा दिया वोल्टेज तो फिर नेट मीटर के पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो दो केस क्लियर हो गए इस केस में कि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो उसका रीजन भी क्या है, और नेट मीटर पे अगर वोल्टेज कम मिलता है तो उसका भी रीजन बता दिया। जी सर, एक साइड है मेरी, उस साइड में वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि इन्वर्टर सीधे ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट में जाके वो ग्रिड वोल्टेज फॉल्ट में जाके बंद हो जाता है। उनके घर की बार जो बार हाँ, उनके जो घर की वायरिंग है ना, एक तो उसको चेक करवाओ। एसी साइड से उनका लूज कनेक्शन होगा, चाहे वो ग्रिड वाली वायर पे हो चाहे घर की वायरिंग के अंदर हो, राइट। अगर वो स्ट्रोंग है तो उसके बाद में उनका ट्रांसफार्मर चेक करना, उसके ट्रांसफार्मर की चेपिंग का इशू है, लाइट में। राइट। क्योंकि इस साइड में मैंने कई बार विजिट भी किया है और हर चीज में खोल के दोबारा लगा चुका हूँ, बट उनका वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 300 से ऊपर पहुंच जाता है। और वही अगर इन्वर्टर बंद कर देता हूँ डीसी साइड से, तो अगर उसको देखता हूँ कि वोल्टेज कितना है तो ज्यादा से ज्यादा 240, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं बताता। सर वहां पे अर्थिंग चेक किया आपने कितना आ रहा है? अर्थिंग सही है, अर्थिंग चेक कर चुका हूँ, 4 वोल्ट 5 वोल्ट जा रही। उस केस में आप दूसरा इन्वर्टर भी लगाओगे ना कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो भी सेम रहेगा। उसका वो भी रीजन कर चुका हूँ, मैं वो भी कर रीजन चुका हूँ बता सर। देता हूँ आपको। उनके घर की वायरिंग में कोई लूज कनेक्शन है, इस ग्रिड के वायर का साइज चेक कर लो, उसके ग्रिड के वायर का साइज क्या है, उसमें लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। ये दो केस तो करने अपने एंड पे चेक। अगर ये आपने अच्छे से चेक कर लिए तो फिर आप जा सकते हो ट्रांसफार्मर की तरफ।
ट्रांसफार्मर की चिपिंग का इशू होगा। अगर ट्रांसफार्मर ओल्ड है और उसमें आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर बहुत सारा लीक करता रहता है, अगर वैसा कर रहा है तो फिर स्कॉम को इन्फॉर्म करना, वो ट्रांसफार्मर का ही इशू मिलेगा 100%। सर उसी साइड में एक दूसरी कंपनी का लगा हुआ तो उनका चल रहा है, और अपना वाला ट्रिप पर इनकी एक्चुअली लाइट फंसी थी पहले दूसरे ट्रांसफार्मर से, 1.5 साल से बराबर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब से इन लोगों ने लाइट चेंज की है तब से इनको तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफार्मर से ही इशू आ रहा है। वो ग्रिड को भी कंप्लेन कर चुके हैं, वो भी कई बार कह चुके हैं कि भैया जब दूसरा इन्वर्टर चल रहा है दूसरी कंपनी का, आपका नहीं चल रहा है तो आप देखिए। क्या बताया था कि आप जो इन्वर्टर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, आपने ऐसा नहीं किया हो। आप उस इन्वर्टर को बंद कीजिए, यूटीएल का जो इन्वर्टर लगा हुआ उसको चलाइए। पहले इन्वर्टर अपना ऑन होना चाहिए। अपना इन्वर्टर जब रन कर जाएगा ना तो उनका इन्वर्टर भी नहीं चलेगा। यानी कि एक केस में एक ही इन्वर्टर चल सकता है, 2 जगहों पे एक ही इन्वर्टर चलेगा। मान लो इनकेस उनका इन्वर्टर पहले रन कर जाता है तो अपना इन्वर्टर रन नहीं कर पाता। आप पहले अपने इन्वर्टर को रन करवाओ, दूसरे इन्वर्टर पे चेक करना, उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो ये आपने किया नहीं होगा। मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था, ये केस भी मेरे पास आया हुआ है, मैंने बोला था कि आप अपने इन्वर्टर को रन करवाइए। जी आप ही से बात हुई थी मेरी। हाँ तो मैंने ये बताया था आपको, आप कल इसको चेक करके देखो फिर वो मुझे। एक्चुअली दूसरे घर में लगा हुआ है तो वो बंद करने नहीं दे रहा है, करे भैया हमारा चल रहा है, हमारा क्यों छेड़खानी कर रहे हो। फिर आप उसके वायर का साइज और ट्रांसफार्मर में वो करना पड़ेगा। और कोई अगर आप वहाँ पे यूटीएल का या दूसरे किसी ब्रांड का भी इन्वर्टर लगाओगे केस सेम ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वोल्टेज बढ़ेगा। ना ये हो ही रहा है, मैंने उनका नया इन्वर्टर भी लेके लगा चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से, फिर भी सेम केस ही आ रहा था। मैंने उन्हें फिलहाल बता दिया, मैंने कहा सर अपनी पूरे घर की लाइट चेक करवा लीजिए एक बार, कहीं ना कहीं आपका लूज कनेक्शन है। हाँ बस वही मिलेगा। या वायर का साइज कितना लगा हुआ है वहाँ पे? लेकिन कस्टमर इतना वो है कि क्या बताएं, उसने इतना परेशान कर रखा है, अपनी बात ही कहता है, बाकी हम कुछ कह रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कह रहा है मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। मैंने कहा भैया आपको जो करना हो करिए, हमारी तरफ से पूरी की पूरी तरह से इन्वर्टर सही है। कंज्यूमर कोर्ट के लिए अगर कस्टमर बोल रहा है ना, तो कस्टमर को ये बोल सकते हो कि सर देखो, आपको लगता है कि ये वाला इन्वर्टर खराब है, मैंने दूसरा इन्वर्टर लगा के दिखा दिया। अगर मेरे इन्वर्टर पे कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे इन्वर्टर दूसरा तो सही चलना चाहिए। हम रिप्लेस करने के लिए तैयार है, कस्टमर को सर्विस देने के लिए तैयार है, हम उस चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं। उसमें तो वो तब जा सकता है ना जब हमारी तरफ से कुछ डिले हो, मना कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तब जा सकता है वो। जब हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके इन्वर्टर को सही करने के लिए रेडी हैं, तो उसको भी तो अपने एंड पे कुछ करना चाहिए ना। मान लो अगर मैं आपको यूटीएल का इन्वर्टर सेल कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर की पूरी वायरिंग को सही करवा के दूंगा, आपके ट्रांसफार्मर को सही करवा के दूंगा, आपके जो डिस्कॉम की तरफ से कोई इशू आ रहा है उस पे भी हमारा इंजीनियर दौड़ेगा। ये तो पॉसिबिलिटीज बन नहीं सकती ना। नहीं सर। हाँ, हमारे इन्वर्टर, हमारी जो डिवाइस लगी हुई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं और उसकी ड्यूटी हम अच्छे से कर रहे हैं, फिर वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर हम अपना काम सही से कर रहे हैं फिर उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो इतनी पर भी समझदार होता है, वो समझ जाता है। बट कोई बात नहीं, कस्टमर इतना जिद्दी था तो मैंने इसलिए नया इन्वर्टर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से उठा के नया इन्वर्टर लगा दिया 3 दिन के लिए। मैंने कहा ये लगा है, इसको चलने दीजिए। वो भी सेम हरकत करने लगा था। मैंने कहा भैया अब इन्वर्टर की दिक्कत नहीं है, अब आपकी लाइट की ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है इसमें। सर उनका में जो कनेक्शन, जो बॉक्स से जो कनेक्शन आ रहा है वायर, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे स्पार्किंग कर रहा होगा, कुछ लूज होगा। ऐसा ही कनेक्शन पास सेट था जिसमें यही सेम प्रॉब्लम बनी हुई थी, और उसको मैंने जब चेक किया प्रॉपर तो उसके बॉक्स से लूज कनेक्शन था। जैसे ही ग्रिड आती थी तो वहाँ पे स्पार्किंग करता था, और स्पार्किंग पे वो रन बूट ऑटोमेटिकली हर 2-3 मिनट पे करता रहता था, प्रॉपर चल नहीं पा रहा था। हेलो अमित सर कृष्ण बोल रहा हूँ फिरोजपुर पंजाब से। सर मेरे पास एक ऐसा केस आता है, ऐसा सेम ही, लेकिन वहाँ पे ना फॉल्ट निकला ट्रांसफार्मर का, न्यूट्रल का भी था और अर्थिंग का भी था। वहाँ से न्यूट्रल लूज थी इसलिए वोल्ट बढ़ रहे थे। सेम यही फॉल्ट था, उन्होंने डिस्कॉम वालों ने अपना सोल्यूशन किया तो ये सॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी रखना एक चीज कृष्ण जी, आपके साथ और भी आया था मेरा, अगर आप पंजाब से बोल रहे हो, बोर डिस्ट्रिक्ट से, जी सर, ट्रांजेक्शन लिख के आता था, उसमें भी एसी साइड से वायर बर्न हो गई थी, याद हो तो आपको।
हाँ जी सर, सेम एसी केस। साइड से सेम हाँ सेम। और किसी का क्वेश्चन? नो और सर। किसी का और सर किसी जैसे का हम लोग सर विजय बोल रहा हूँ रामपुर से। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, अगर हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो कभी कभी डेटा बहुत लेट आता है, ऐसा क्यों? अब आप इन्वर्टर को ऑनलाइन करोगे तो डेटा आने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। नहीं, पहले तो आता था 5 से 10 मिनट, वो सफिशिएंट टाइम था, कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों को। अब कभी कभी में भी कम से कम दो ढाई घंटे लग जाते हैं, तो हम लोग कस्टमर कह रहे हैं 2 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आ जाएगा, डेटा आ जाता है, लेकिन हमें अगर जो ओटीपी नहीं देता फिर हमें करना पड़ता है वहाँ पे। फिर आपको ही फोन करते हैं हम लोग, आप लोग इस समय सीनियर टाइम में आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, तो कोई शॉर्टकट तरीका है? हेलो विजय जी। जी सर। अब मैं ये कहता था, ये आप जो बता रहे हो डेटा लेट आता है, ये कौन सा प्रो वाले मॉडल में बोल रहे हैं ना आप सर? जी जी जी, डबल टच वाला, वो जो प्रो नीचे वाले जिसका में। डेटा लॉगर में बटन है का। हाँ, प्रो वाले में मैंने एक चीज देखी है, अगर आप ना इन्वर्टर में डेट टाइम आप सेट नहीं करोगे ना तो डेटा नहीं आएगा। ओहो। देखो सुनो, जी आप सर। चीजों को ना नोट कर लो, ऑनलाइन केस में 3-4 चीजें बताता हूँ, वो नोट कर लो। देखो सबसे पहले तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो आपका सही है तो डेटा आएगा, चाहे वो कोई तीनों भी। लाइट ऑन हो जाएंगी। हाँ सुन लो, अगर हाँ। आपका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन ऑन हुआ है, उसमें तीनों लाइट पे होगी, सब कुछ होगा, अगर वो आपका सही है तो डाटा आएगा 5 से 10 मिनट के अंदर आएगा। अगर आपने आईडी पासवर्ड सही से क्रिएट किया है और ऐप सही है तो भी आपका डाटा 5 से 10 मिनट में आएगा। अगर आपने आईडी पासवर्ड के अंदर डाटा प्लांट भी सही से क्रिएट किया है तो भी आपका डाटा 5 या 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर आपने डाटा लॉगर का सीरियल नंबर भी सही से ऐड किया है तो भी 5 से 10 मिनट के अंदर डाटा लॉगर आ जाएगा। तो ये 4 ही केस है, इन केसों को आप ध्यान में रखो। आपने ऑनलाइन जो किया है वो सही तरीके से किया है क्या, वो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। दूसरा, आपने आईडी पासवर्ड ऐसा बना दिया हो, एक बार म्यूट कर लो। देखो म्यूट नहीं करोगे तो फ्लो बीच में मेरा भी खराब होता है। विजय जी म्यूट कर लो। आप विजय क्वेश्चन जी बोल म्यूट के कर म्यूट लो। कर दो, बस आपको पूछना होगा, मैं भी म्यूट कर लेता हूँ, आप भी म्यूट कर लिया करो। विजय जी म्यूट कर लिया करो यार। ठीक है, आपने ऐप जो है वो सही यूज किया है, ऐसा ना हो कि प्रो वाले मॉडल पे जीएक्स वाला ऐप यूज कर रहे हो तो डाटा नहीं आएगा। तो आप पहले ये 4 चीजें श्योर करके चलो कि भाई मैंने जो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन किया है वो वास्तव में इसी मॉडल का था और सही किया है। दूसरा, ऐप मैंने जो यूज किया है वो सही किया है। तीसरा, अगर ऐप के अंदर मैंने प्लांट बनाया है तो वो सही था, कहीं ऐसा ना हो कि प्लांट की जगह पे कुछ और ही बना दो। और अगर प्लांट बन गया सही से तो उसके अंदर डाटा लॉगर का जो सीरियल नंबर ऐड कर रहा हूँ वो सही है। अगर ये 4 चीजें सही है तो आपका डाटा पॉसिबल है कि आएगा, 100% पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल कुछ नहीं है उसमें अंदर। आपको आप हार जाते हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकालते हो, मुझे देते हो आईडी पासवर्ड, मैं बताता हूँ आपका प्लान गलत है, आपने आईडी गलत बना रखी है, गलत ऐप में बना रखी है, आपने ऑनलाइन अच्छे से नहीं किया है, फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये 4 ही चीजें हैं, इसके अलावा डाटा नहीं आने का कोई टाइम मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है कि डाटा नहीं आएगा। दूसरा, डाटा हर एक इन्वर्टर के डाटा आने में 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है और उसका इंटरवल भी इतना होता है, जैसे डाटा आ गया अगला डाटा 5 मिनट के बाद ही आएगा। सर जैसे मेरे पास कुछ डेटा लॉगर हैंगे, वो उनमें डेटा लॉगर में प्रॉब्लम निकली है, तो डेटा लॉगर चेंज करके भी काम हो गया, तो वो डेटा लॉगर सर आपको सेंड करे जाएंगे, उनकी जगह दूसरे मिल जाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल मिलेंगे आपको, अगर जैसे डिवाइस में अभी तो हमने क्या कर रखा है, जैसे 2 मशीन के हमने पुराने, जैसे हमें नई मशीन इशू होती है कस्टमर इंस्टॉल करने के लिए, तो हमने 2 उसके रोक लिए हैं, तो वो मेरे पास फॉल्टी हो गए हैं, तो वो आपको बोल दिया जाएगा या रिक्वेस्ट कैसे लगेगी? रिक्वेस्ट लगती नहीं है इसकी। हेलो। डाटा लॉगर और ले लीजिए, रिप्लेस करवा लीजिए,
और उनको अपने स्टॉक में रखिए, नेक्स्ट साइड पे भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। हेलो सर, मेरे को एक बात बोलना था। जुबेर बोल रहा हूँ नागपुर से। हाँ जी जुबेर जी बताइए। सर मैक्सिमम हमारे एरिया में कंप्लेंट इसकी आ रही है कि जो अपन डेटा लॉगर लगाते हैं ना, ये क्वालिटी में भी बता चुके हैं, प्रोडक्शन में भी बता चुके हैं। एबी सोलर वालों ने भर भर के सब जगह बता रखे हैं। और मतलब सभी डिस्ट्रीब्यूटर का और सभी डीलर का ये बोलना, और काफ़ी इंजीनियर को भी ये तकलीफ आती होगी। जो अपने डेटा लॉगर अपन लगाते ना, ऐसे वर्टिकल लगाते सर, मतलब उसको अपन ऐसे इंटरफेस में लगाते, एक तो वो एमसी4 कनेक्टर के पास उसके एलईडी लाइट और सीरियल नंबर आ जाते, नहीं तो बीच में एसी कनेक्टर आ जाता। वो सीधा नहीं आता सर डेटा लॉगर, मतलब एकदम फेस टू फेस, मतलब सीधा नहीं आता कि जिससे अपने को आसानी से दिखे वो लाइट और उसमें सीरियल नंबर नहीं है क्या? फिर आप कह रहे हो कि उसकी पोजीशन को चेंज किया जाए, यानी कि हाँ, अगर वो वर्टिकल है तो उसको सामने फेस सरफेस कर दे, ताकि आपको एलईडी हाँ। वगैरह सीरियल नंबर सामने से दिखे। नहीं सर, यही जैसे कई बार वेंडर लोग ही जाते ना, तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती। वो इतना परेशान कर देते, और कभी-कभार अपने को भी, जैसे कभी अपन सपोर्ट से बात करें, जैसे संगम सर से बात होती है, रोशन सर से बात होती है, आपसे बात होती है, आप बोलते हैं एलईडी की लाइट पे फोटो भेजो, लगे कि नहीं लगे। फिर जब वो फोटो भेजने के लिए मोबाइल ऐसा अंदर घुसता भी नहीं, वो एमसी4 कनेक्टर बीच में आ जाते एक तो, नहीं तो क्या होता सर, एसी कनेक्टर बीच में आ जाता। और कई बार कस्टमर भी नहीं बता पाता कि भैया हमारा लाइट लग रहा नहीं लग रहा, उसमें ऑफलाइन चले गया तो डेटा लॉगर हो गया। अपन मतलब कुछ कन्विंस ही नहीं कर बता ही नहीं पाता वो अपने को, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं सर। आप खुद देखना, कभी ऑब्जर्व करना, वो डेटा लॉगर ऐसे खड़ा लग जाता। अगर उसको आड़ा लगाएंगे अपन, उसको फेस के सामने में लगाएंगे, जैसा डिस्प्ले के फेस में लगाएंगे सीधे में, तो इजीली प्लग भी कर पाएंगा कस्टमर, उसमें उसको लाइट भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। और एक और बात होती है सर, जो प्रो सीरीज वाले अपने इन्वर्टर है, उसमें हाँ सर राइट। डेटा में क्या कनेक्टिविटी बराबर है, सब कुछ बराबर है एकदम। हमने इन्वर्टर के बाजू में राउटर लगा के रखे हैं, सब कस्टमर के नागपुर में जितने लगे हैं ना, सबको हम बोलते हैं कि एक्सटेंडर लगाओ, इन्वर्टर के बाजू से आप राउटर लगाओ, वो लगाते 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में लगाते बाकायदा, सब ओके। कुछ लगाते। लेकिन फिर भी अपना मालूम है क्या, इन्वर्टर क्या होता है, बार बार हर 10 मिनट में ऑफलाइन चले जाता, फिर ऑनलाइन जाता, फिर ऑफलाइन जाता, फिर ऑनलाइन जाता। संगम सर को या रोशन सर को डेटा लॉगर का इमेज भेजो सीरियल नंबर का, वो बोलते डेटा लॉगर तो ऑनलाइन बता रहा, रीनेम करो, सबका रीनेम भी कर डाले, फिर भी सर ये प्रॉब्लम है। कहीं अपडेटेशन चालू है क्या अपना? जाओ देखो जाओ जाओ। अभी ना सर्वर के ऊपर अपना थोड़ा सा काम चल रहा है। जो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला थोड़ा प्रोसीजर बता रहे हो, इसका फीडबैक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उनको, तो उनकी तरफ से रिवर्ट आना थोड़ा सा पेंडिंग है, उस पर काम किया जा रहा है। तो वो केस आपका खत्म हो जाएगा आई थिंक, जैसे नया अपडेट आएगा ना, ध्यान रखना जुबेर जी, जो नया अपडेट आएगा ना उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन वाला केस खत्म हो जाएगा। अब रही डाटा लॉगर के लोकेशन की बात, तो देखो इसमें टेक्निकल कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो हमने अपना फीडबैक ऑलरेडी दिया है। वो इन्वर्टर की स्पेस को भी देखते हैं कि भाई हमें स्पेस चाहिए, इन्वर्टर को कैसे कम, उसका डिजाइन कैसे कम किया जा सकता है, तो वो एक ड्राइंग का केस है। इसका भी फीडबैक मैंने पहले दे चुका है। अब वो ड्राइंग वाला अगर उसको सही करता है तो वो उसको नेक्स्ट लोट में सही कर देगा। दूसरा, तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसी का सीरियल नंबर और वो जो है चेक करने के लिए जाना पड़ता है। एक बार ऑनलाइन कर दिया उसके बाद में तो नीड ही नहीं है, उसके बाद में तो वो अपने आप चलता रहेगा। ऐसे तो कोई केस ही नहीं है कि आपको ऐसा ना हो कि दिन में उसको 50 बार देखना पड़े तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मान लो 2 4 10 या 6 महीने में एक बार वो ऑफलाइन होता है, या जब एक बार लगता है आप उसको ऑनलाइन करके आ जाते हो, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने का कुछ कोई मैटर बनता नहीं है। बाकी आपने फीडबैक दिया वो अच्छा है, वो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, और एक और अभी आप बीच में देख रहे होंगे सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के ग्रुप में चल रहा है, हमने काफी लोगों का स्टॉक भी उठाए एमसी4 कनेक्टर को लेकर। अभी एबी सोलर की गाड़ी आने वाली है कल या परसों में, तो अभी से ड्यूटी लगा दी वो है। डिस्पैच का इशू है, वो डिस्पैच का इशू है, इसके अलावा टेक्निकल से डिस्पैच का इशू भी नहीं है सर, मैंने पूरे इन्वर्टर खोल के चेक करा था। अभी बीच में आए थे ना, उनके 100 सवा 100 इन्वर्टर आए थे, अभी तो 400 इन्वर्टर है उनके पूरे। 100 सवा 100 इन्वर्टर मैंने खुद के खुद मैंने भी चेक करा था। जब हम उसको उठाते ना सर, एमसी4 कनेक्टर को जब अपन ऐसा थोड़ा सा ताकत से हिला के देखते ना, तो प्रॉपरली सर अपने इन्वर्टर जो है ना बॉडी में फिट नहीं होते, या एक्स्ट्रा टाइट करने में आ जा रहे हैं, दो में से एक चीज हो रही है। मैंने 4 5 इन्वर्टर ऐसे, मतलब एमसी4 कनेक्टर उनके ढीले थे, जैसा मैंने उसको पकड़ा, वो ऐसा हिला के देखा तो फट से वो टूट गए। वो एक एक जो MC4 का मेक है ना वो चेंज कर दिया नए लॉट में। हाँ हाँ, नहीं सर, एमसी4 का मेक चेंज करने का तो है ही है,
वो इतना बड़ा इशू बनने का हमारे इधर के सब लोग मान लेने तैयार नहीं थे। मैं ठीक है, वो मैं चेंज कर दिया तो वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो और जाएगी। सर वो जो वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज बढ़ने का आप बोल रहे हैं ना, हाँ मैंने ग्रिड अथॉरिटी से भी बात करा था एक बार, हमारे इधर के लोकल डिस्कॉम में जाके साकेत सूरी सर जो उनके साथ जाके बात करा था, वो एरिया का अच्छे खासे मेंबर है अपने ऑल ओवर इंडिया रिन्यूएबल एसोसिएशन के मेंबर है। वो खुद गए थे एक कस्टमर के, उनके इधर प्रॉब्लम आ रहा था, हमने कस्टमर के घर की पूरी वायरिंग चेक कर डाली, सब कुछ चेक कर डाली। सर सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है ना, मेरे को प्राइड सीरीज में आया आज तक के, ना गीगा एक्स सीरीज में आया अपने, ना प्रो सीरीज में आया वोल्टेज बढ़ने वाली दिक्कत जो है, ना कभी स्मार्ट सीरीज में आया। सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है ना सर, प्राइड सीरीज के इन्वर्टर में ही आया। जैसे जैसे अपना डीसी साइड से वोल्टेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, तो ग्रिड की तरफ से वोल्टेज बढ़ने वाला, सिर्फ ये प्राइड सीरीज में ही आया है। मेरे पास ये सभी इन्वर्टरों में ये आया है, ऐसा नहीं है कि प्राइड में आया हो या जीएक्स में। आपने प्राइड में बोला है, जो इंजीनियर पहले बोल के गया है वो जीएक्स पे बात कर रहा था, जो किशन ने बोला है वो प्राइड में बोला है, तो ऐसी बात नहीं है, वो सब में आता है। अगर वो पावर को एक्सपोर्ट करेगा ना, पावर को फीड करेगा, तो वोल्टेज उसकी बढ़ेगी। अगर आपका लूज कनेक्शन और वायर का साइज नहीं मिलेगा तो नहीं सर, लूज कनेक्शन और वायर का तो सवाल ही नहीं उठता सर। देखिए 6 किलोवाट का कस्टमर का सिस्टम लगा था, प्राइड सीरीज में 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है टोटल। इसमें 6 स्क्वायर एमएम का कॉपर वायर डलवाया, मैं बोला चलो सर 6 स्क्वायर एमएम का कॉपर वायर डाल दो आप। पहले बार में प्रॉब्लम आया ना, संगम सर बोले ऐसा प्रॉब्लम है, अर्थिंग में स्ट्रिप लगवा दिए। आपके बीच में से इंजीनियरों ने आंसर दिया, मैंने नहीं दिया इसका आंसर। एक ने बोला कि ट्रांसफार्मर का इशू था, एक ने बोला सब कुछ करा लिए थे, तो दिए ही अर्थिंग नहीं। सिस्टम में सर एक बात है मेरा के अपग्रेड इन्वर्टर है 34 का, वो उनका थोड़ा बोर्ड खराब था, वो चेंज करके आया है। उनका डिस्प्ले में दिखा रहा था 22 दिखा रहा था वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज 22 दिखा रहा था। उनका वो सिस्टम ऑन हो रहा था, फिर ऑन हो रहा था 1 मिनट में नहीं, 10-15 सेकंड में ऑफ हो रहा था ऑटोमेटिक। मैंने बोला कि बैटरी 22 दिखा रहा है, 41 उसमें होगा, उस सेटिंग से होगा, और बैटरी का फुल चार्ज कर लो फिर ऑन कर दो, ऑन हो जाएगा। वो अभी फुल चार्ज कर आया के लेके आया, अभी सिस्टम ऑन कर रहा है, वो सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, अभी दिखा रहा है E6 आ रहा है और रेड लाइट आ रहा है डिस्प्ले में। इनका क्या फॉल्ट आ रहा है? ये कार कैसे खराब हो गया क्या? एक बार फिर से रिपीट करो, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बोला कि एक अपग्रेड का गामा 34 का मॉडल है। गामा 3400 पे बात मत करो, गामा 3400 की ये मीटिंग नहीं है। सर मेरा ये प्रॉब्लम कैसे हो पाएगा थोड़ा बता सकते हैं सर? बताइए अमित सर। हाँ बोलिए, बिल्कुल क्वेश्चन पुट कीजिए। सर क्वेश्चन पुट ये है कि मेरा वो जो हाइब्रिड इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस वाला, उसको कैसे रनिंग करवाऊँ, थोड़ा गाइड कैसे हेल्प कीजिए सर मुझे। हेल्प आपकी इंजीनियर ने की है ना, आप लोड वाले पॉइंट पे लोड का पूरा अपने घर का पूरा लोड चलाइए और ग्रिड वाले पे ग्रिड का वायर लगाइए। अब इसमें ऐसे तो कोई ग्रिड और लोड के बारे में मुझे पता नहीं चल पा रहा है, एक बार मुझे कैसे करना है कि कैसे भी गाइड करके पर्सनली कॉल कर लीजिए, इनको मीटिंग ले लेने के लिए आप मुझे देखिए सर, जो आपको हाइब्रिड में पर्सनली। तकलीफ आ रही ना इंस्टॉलेशन में, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो कस्टमर है, कस्टमर के पास में उनका खुद का एक इलेक्ट्रिशियन रहता है घर में जब वो वायरिंग करवाते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिशियन को पूरी पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग याद रहती है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन रहेगा ना, तो 10 साल बाद जब साइट पे लेके जाओगे ना, सभी इंजीनियर बात से एग्री होंगे, 10 साल बाद भी इसको अगर आपको साइट पे लेके जाओगे तो वो आधा से 1 घंटे में पूरी वायरिंग पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग बता देंगे कि मैंने यहाँ पर ये वायरिंग ऐसे किया, ये वायर यहाँ से ऐसे नहीं, ये तो सही है सर। बाकी मुझे लोड पे और ग्रिड पे देने के लिए ये जो 2 पॉइंट, और एक बात है सर, उसमें अलग अलग कंपनी का मैं देखा हूँ सर, वो जो जेन जो लिखा रहता है सर, उसमें स्मार्ट लोड एक रहता है और कॉमन लोड एक रहता है। वो बोल रहे हैं जो कि हैवी लोड देना है ये स्मार्ट जेन में जाके देना पड़ेगा बोल रहे हैं सर, जो यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो देख रहा हूँ, इसलिए सर मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ।
आप यूट्यूब मत फॉलो करो, अपने प्रोडक्ट्स के लिए आप यूट्यूब मत फॉलो करो। अपना सपोर्ट बहुत अच्छा है, जैसे आप अमित सर से कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको इन शॉर्ट हम एक ही चीज़, जैसे आपको इससे पहले भी एक सर ने बताए थे, एक ही चीज़ बता रहे हैं। देखिए हाइब्रिड सिस्टम का आप कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले जब ग्रिड कट होंगी ना, जब भी उनकी लाइन जाएंगी तो सिर्फ उनका पर्टिकुलर यूपीएस पे चलने वाला लोड, जैसे कि एग्जाम्पल में उनको समझाइए कि आपके सिर्फ 10 पंखे 4 ट्यूबलाइट या 4 पंखे 4 ट्यूबलाइट चलेंगे, जो एक टीवी चला सकते हैं। आपको उनको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब लाइन कट होंगी आप बैटरी से डिस्चार्ज करके ये चीज़ ऐसे ही चला सकते हैं। हमारे एरिया में भी सर ये केस आते हैं जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये हमारे हम भी हम सब चीज़ें सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, और हम इसको यही सोल्यूशन दे रहे हैं। हम तो जेटा 20-20 किलोवाट के जेटा 40-40 किलोवाट के जेटा पे हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन उसका सर वही है। मतलब जो अपग्रेड का जो सर उसका इन्वर्टर का लोड लगा हुआ है उसको निकाल हाँ के ये लगा देंगे तो हो जाएगा क्या सर? हाँ, हो जाएगा। आपका जो यूपीएस इन्वर्टर का जो उनका वायर है ना, बस वो निकाल के अपने जनरेशन इनमें हाइब्रिड के लोड के पॉइंट में आप डाल दीजिए। उनका जितना भी लाइन कट होने का, जितना भी यूपीएस पे लोड चलता था उतना ही चलेगा बस। उनको ये अच्छा, कह दीजिए और हाइब्रिड का दूसरा यही बात सर ये कंसेप्ट है है। कि मेरा जो सेफ्टी डिवाइस जो है कि कहाँ पर लगाना है सर? एक जो एसीडीबी जो ऑनग्रिड में जो रहता है सर, नॉर्मली एक एसीडीबी और डीसीडीबी दोनों लगाते हैं यहाँ पर। जनरेशन मीटर तो लगता है गवर्नमेंट का, तो इसका सर कितना हम सेफ्टी डिवाइस कहाँ पर लगाना है हमें सर? एसीडीपी तो आपको जैसा आप ऑन ग्रिड में लगाते, इन्वर्टर के जो जनरेशन मीटर से इनकमिंग वायर आ रहा है उसी में आपको एसीडीपी लगाना है, और हाँ सर, जो एसीडीपी से ऑनग्रिड में आपको इन्वर्टर लगाते को देना है। जो ऑनग्रिड में हम लगाते हैं सर, ग्रिड से निकालने के बाद जनरेशन मीटर का बाहर से जाके ऑनग्रिड एसीडीबी से हम ग्रिड में जाके लगा देते हैं मेन स्विच में। हाँ बस सेम वैसे ही लगाना है, जैसे अपने इन्वर्टर में लगाते हैं ना, अपन ऑन ग्रिड में लगाते हैं। जनरेशन मीटर से आया, जनरेशन मीटर से एसीडीबी में आया, एसीडीबी से आया अपने इन्वर्टर को दे दिया अपन ने। हाँ सेम ऐसे आपको एसीडीबी लगाना है, डीसीडीबी भी सेम आपको ऐसे लगाना है। पैनल से वायर आई, डीसी वायरिंग पैनल को दिए, पैनल से आपको इन्वर्टर को देना है अपने MC4 कनेक्टर लगा के, है ना अमित सर? ऐसे ही करना है ना। तो सर बैटरी से जो जाता है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा क्या डिवाइस? नहीं, बैटरी से आप एक्स्ट्रा सपोर्ट क्यों देंगे सर? इन्वर्टर में MCB दी है ना। और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई तो लिथियम बैटरी में सॉफ्ट की स्विच भी रहती है और बैटरी MCB भी रहती है आपकी। अच्छा, तो दूसरा बात है सर, जो कॉमन सर उनका रहता है, जो उनका लोड में जो लाके रखे हैं उसका सर एक फेज ही लाते हैं, और दूसरा जो उनका न्यूट्रल अंदर ही कॉमन कर देते हैं। तो हमारा ये जो फेज न्यूट्रल देना पड़ेगा या खाली फेज ही लाके उसको कनेक्शन करवाने से हो जाएगा? फेज लाके भी दीजिए तो हो जाएगा सर, हमने तो फेज भी दिए तो भी हो गया। हाँ ठीक है, तो खाली फेज देने से भी हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, सर्किट कंप्लीट तो हो ही जा रहा अगर वहाँ से कॉमन न्यूट्रल बना के दे रहे हैं तो। नहीं, न्यूट्रल जो है इधर से नहीं लेना पड़ेगा क्या? नहीं कोई जरूरत। एक सेकंड सुनो ध्यान से। अभी हमको साइट में भी जाना है, ठीक है? तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, अभी डिस्कशन के लिए हम अगले सेशन भी करवाएंगे। हेलो, उस पे प्रश्न पूछ लेना, ठीक है? अभी क्लोज करो, अभी साइट पे भी जाना है सब लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये GX वाला जो है प्रो सीरीज वाला जो इन्वर्टर है ना अपना, उसमें सर SCI फॉल्ट आ रहा है। इसमें करीबन 50% में ये फॉल्ट आ रहा है। 100 इन्वर्टर है तो 50 में तो ये है ही सही। अमित जी का नंबर है हमारे पास में? जी सर। सर SCI फॉल्ट का सोल्यूशन आया था, उसका FRC केबल और डिस्प्ले कार्ड बदलना पड़ेगा जिसमें SCI फॉल्ट आ रहा है ना इन्वर्टर में। तो सर ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो सकते हैं क्या? जैसे क्या अपन कस्टमर के यहाँ विजिट करने जाते हैं तो अब क्या मैंने रिक्वेस्ट लगा रखी है 10-10 पीस की, पर अभी तक वो डिस्पैच नहीं हुए, और नए सिस्टम में जैसे ऑन कर रहे हैं ये फॉल्ट आ रहा है, तो अब कस्टमर या तो रिप्लेसमेंट की मांग करता है। अगर हमारे पास में पहले से अवेलेबल रहते तो हम जाके साइट पे डायरेक्ट वो चेंज करके और चालू कर देते, कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हम विजिट करके फिर अगर जाएं वहाँ पे कहेंगे कि ये इसमें ये फॉल्ट आ रहा है और 10 दिन में हमारे पास में वो डिस्प्ले और ये FRC केबल आ रही है, तो फिर वो कस्टमर रिप्लेसमेंट की मांग करता है कि ये इतने दिन तक मेरा नया सिस्टम है, इसको रिप्लेस करो, हमें नहीं चाहिए। देखिए सर, इसका मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, मैं महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ, लेकिन इसका मैंने सोल्यूशन निकाला हूँ। जैसे अपने पास में फॉल्टी इन्वर्टर्स रहते हैं ना, जिसकी MPPT शॉर्ट हो जाती है या कुछ वजह से, उसमें से आप निकाल के उसको लगा सकते हैं और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।
बाकी आप जो भी है सर रिप्लेसमेंट का जो भी कैसे हो रहा है वो अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कशन कर लेना, मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम है तो वो आंसर क्वेश्चन पूछो आप। मैं ठीक है विपिन सर, नहीं यही था, हमें ये भाई एक्स्ट्रा प्रोवाइड चाहिए थे। बाकी क्या है, हमारे पास में ये एमपीपीटी वाले केस कम थे, एक जगह था तो उसका मैंने कर दिया। बाकी ये जो डिस्पैच होने में दिक्कत आ रही सर, वहां से निकल ही नहीं रही। 3 दिन हो गए सर अभी तक, फिर तो और अपने को 4-5 दिन मेरे यहाँ आने में लगेंगे। आपको अपने कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगा, एक्सहिबिशन से बात करो, जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक एक्चुअली मैं सर बोल रहा हूँ, हाइब्रिड ट्रांसफार्मर जो लग रहा है उसमें बैटरी नहीं लगाते थे, दिन में सोलर से जो जनरेशन हो रहा है वो क्या, वो जनरेशन तो दिखा था है डिस्प्ले में, उसको क्या डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो सकता है एसी में? हाँ, अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो ग्रिड है तो इन्वर्टर ऑन ग्रिड की तरह काम करेगा ना, एक्सपोर्ट भी करेगा लोड। मतलब ग्रिड भी चला जाए तो सोलर नहीं, है तो? पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन ही मैंने इसी का ही आंसर किया था सबको, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जो है उसको आप विदाउट बैटरी एज ए ऑन ग्रिड काम करवा सकते हो, और अगर आपके पास ग्रिड नहीं है और बैटरी भी नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। ओके ठीक है ठीक सर, है। लेकिन उसमें जनरेशन दिखा रहा है ना वो सर, इसके लिए रहा है सर। जब सोलर रहता है, लाइन भी नहीं रहता है, उसमें जनरेशन दिखा रहा है, मतलब ये इतना वाट आपका जनरेशन हो रहा है। जनरेशन दिखा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जनरेशन को गलत देख रहे हो या कोई चीज और देख रहे हो। मेरे को एक पार्टी ने सर कॉल किया था कि लाइन नहीं था उसके टाइम। मैं उसको देख के बता दूंगा, वो गलत चीज और है ना। दूसरा क्वेश्चन है तो जल्दी से बताओ। ठीक है, अभी हम आगे भी सेशन करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी जो लोग साइट पे जाने वाले, बोलो विजय कुमार पांडे, बोलो। जी सर, हम ही कहना चाहते हैं कि सर अभी 2-1 दिन के लिए हमको, एक सेकंड सर, हम ही कहना चाहते हैं सर जी 2-1 दिन के लिए हमको सपोर्ट के लिए किसी के साथ थोड़ा अरे वो हो जाएगा, वो मेरे साथ पर्सनल बात कर लेना, ठीक है। अभी देखो फील्ड में जो इंजीनियर जाने वाले हैं वो लोग जी वो लोग जो लोग फील्ड में जाने वाले हैं वो लोग अभी मीटिंग छोड़ दें और फील्ड में जाएं। जिन लोगों को साइट अलॉट नहीं हुई है वो यहाँ बने रह सकते हैं। अमित सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों को साइट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग रुक सकते हैं, और जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लोग लीव करके अपने अपनी साइटों पर चले जाइए, ठीक सर। ठीक है। आगे हम सर अभी जो बात बोल रहे थे ये नेटवर्क की वजह से नहीं सुनाई दिया, मतलब वो बैटरी नहीं लगाने से भी चलेगा ना, ऑन ग्रिड जैसा है हाइब्रिड? नहीं, बैटरी तो लगाना पड़ेगा। आज ही मुझे वो कॉल किया था डीलर ने, विदाउट बैटरी में हाइब्रिड को लगा सकते हैं क्या बोल रहा था वो। नहीं तो मैं मना कर दिया था उसको। नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा। वो सही टाइम में ये नेटवर्क चला गया तो नहीं सुनाई दिया, आप बोल रहे थे अभी ना। कोई बात नहीं, मैं इसका भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग लीव करो, अभी क्लोज करो, काफी टाइम हो गया है। 10 बजे से हम लोग इसे कर रहे हैं, ठीक है। इसे लीव करो, और जो लोग साइट पे जाने वाले हैं वो लोग फटाफट साइट पे जाओ। जो लोग नए हैं जिनको साइट अभी अलॉट नहीं हुई है वो लोग रुके रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को साइट पे कंप्लेनें मिल गई हैं वो लोग साइट पे जाकर अपनी कंप्लेनें क्लोज करें, ठीक सर। आगे हम सेशन करेंगे। विजय पांडे, जी सर। तुमको तो अभी साइट अलॉट नहीं हुई है ना? जी नहीं सर, अभी साइट नहीं अलॉट हुई है, लेकिन हमें चाहते थे कि सर 1 दिन या 2 दिन के साथ किसी के साथ पर्सनल बात कर लो, यहाँ मत बात करो, उसके लिए पर्सनल मैसेज कर लो। ठीक सर, अभी बोला था मैंने जी, ठीक सर। हाँ, अभी आप एक काम करो, जो लोगों को साइट अलॉट हो गई है वो लोग फील्ड में जाएं, अपनी कंप्लेनें क्लोज करें। जिन लोगों को नहीं हुई है वो लोग अभी रह सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। इस पे एक बार ठीक सर। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी एक कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ताकि उन फीचर्स को हम जब समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरी कंपनी के इन्वर्टर में क्या फीचर दिया जा रहा है और हमारे इन्वर्टर में क्या फीचर्स है, तो हमारा इन्वर्टर डिफरेंट कैसे है, इसके बारे में समझना है हमें। स्मार्ट